नमस्कार। तो कभी सोचा है कि जब सरकारें बाजार के अपने नियमों में दखल देती हैं तो होता क्या है? आज हम सप्लाई, डिमांड और सरकारी नीतियों के इसी बड़े ही दिलचस्प खेल को समझने वाले हैं। अब देखिए, हम सब ने रेंट कंट्रोल या मिनिमम वेज जैसी पॉलिसीज के बारे में तो सुना ही है ना? मतलब ये बनाई तो लोगों की मदद के लिए जाती हैं, पर इनके जो नतीजे होते हैं वो अक्सर बड़े हैरान करने वाले होते हैं। कभी कभी तो मामला बिल्कुल उल्टा भी पड़ जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो आज हम इस पूरे मामले को कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस कंट्रोल्स की। उसके बाद हम टैक्स के एक बड़े रहस्य से पर्दा उठाएंगे। और आखिर में हम उस एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट को जानेंगे जो ये तय करता है कि इन सभी पॉलिसीज का असली बोझ असल में उठाता कौन है। तो होता यह है कि सरकारें बाजार में दखल देने के लिए कह सकते हैं कि मोटे तौर पर दो हथियार इस्तेमाल करती हैं। पहला है प्राइस सीलिंग, जो किसी भी चीज की एक ऊपरी कीमत तय कर देता है, मतलब इससे महंगा नहीं बेच सकते। और दूसरा है प्राइस फ्लोर, जो एक निचली कीमत तय करता है, मतलब इससे सस्ता नहीं बेच सकते। इसको याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सीलिंग का मतलब क्या होता है? छत। तो प्राइस सीलिंग कीमत को ऊपर जाने से रोकती है, एक छत की तरह। और फ्लोर मतलब फर्श, तो प्राइस फ्लोर कीमत को नीचे गिरने से रोकता है, बिल्कुल एक फर्श की तरह। चलिए, अब प्राइस सीलिंग को एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं जो हम सबने सुना होगा, रेंट कंट्रोल। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये प्राइस सीलिंग तभी काम करती है जब वो बाइंडिंग हो। मतलब अगर सरकार ने जो कीमत तय की है वो बाजार की कीमत से ऊपर है तो उसका कोई असर ही नहीं होगा। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब सरकार कीमत को बाजार के भाव से भी नीचे लाने पर मजबूर कर देती है। और बस यहीं पर हमें इसका पहला साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, शॉर्टेज यानी कमी। अब जरा इस उदाहरण को देखिए। सरकार ने किराया कम करके $500 कर दिया। अब इस सस्ते किराए पर 400 लोग घर ढूंढ रहे हैं, लेकिन मकान मालिक वो तो सिर्फ 250 घर ही किराए पर देने को तैयार हैं। तो नतीजा क्या हुआ? सीधे सीधे 150 घरों की कमी हो गई। और ये जो कमी है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका असर असल जिंदगी में दिखता है। लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट लग जाती हैं। मकान मालिक अपने हिसाब से, कभी कभी तो भेदभाव करके किराएदार चुनने लगते हैं। और सोचिए, जब किराया ही कम मिल रहा है तो कोई मकान की मरम्मत या रखरखाव पर क्यों ही पैसा खर्च करेगा? नतीजा, घरों की हालत भी बिगड़ने लगती है। अच्छा, तो ये तो हुई प्राइस सीलिंग की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी प्राइस फ्लोर। और इसका सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा बहस वाला उदाहरण है मिनिमम वेज, यानी न्यूनतम मजदूरी। यहां भी वही नियम लागू होता है। ये तभी काम करेगा जब बाइंडिंग हो, मतलब सरकार जो न्यूनतम मजदूरी तय करती है वो बाजार में तय होने वाली मजदूरी से ज्यादा होनी चाहिए। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है लेबर सरप्लस, जिसे हम आम भाषा में बेरोजगारी कहते हैं। अब इस उदाहरण को देखिए। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी $9.25 तय कर दी। इस अच्छी मजदूरी पर 550 लोग काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कंपनियां वो तो इस रेट पर सिर्फ 400 लोगों को ही काम पर रख सकती हैं। तो क्या हुआ? 150 लोग जो काम करना चाहते हैं बेरोजगार रह गए। और यहीं से न्यूनतम मजदूरी पर वो बहस शुरू होती है जो कभी खत्म ही नहीं होती। जो लोग इसका समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि ये काम करने वाले गरीब लोगों की आमदनी बढ़ाने का एक बहुत ज़रूरी और मानवीय तरीका है। लेकिन जो लोग इसके खिलाफ हैं उनका तर्क ये है कि इससे बेरोजगारी बढ़ती है और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान टीनेजर्स और कम स्किल्स वाले लोगों को होता है, जिन्हें काम के अनुभव की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। चलिए, अब प्राइस कंट्रोल से आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत ही दिलचस्प चीज़ की बात करते हैं, टैक्सेस। अब जब सरकार किसी चीज पर टैक्स लगाती है तो हमें लगता है कि ये तो सीधा साधा मामला है, कौन टैक्स देगा, ये तो साफ ही होगा। लेकिन इकोनॉमिक्स में जवाब अक्सर उतना सीधा नहीं होता जितना लगता है। तो होता क्या है, जब किसी चीज पर, मान लीजिए पिज्जा पर टैक्स लगता है, तो वो खरीदार और बेचने वाले के बीच एक वेज यानी एक फासला पैदा कर देता है। खरीदार जो कीमत देता है और बेचने वाले को जो कीमत मिलती है, उन दोनों में अंतर आ जाता है। और इसका एक नतीजा ये भी होता है कि उस चीज की बिक्री कम हो जाती है। तो अब आता है मिलियन डॉलर सवाल। अगर सरकार कहे कि टैक्स खरीदार देगा या फिर सरकार कहे कि नहीं, टैक्स तो बेचने वाला देगा, तो क्या इससे नतीजे में कोई फर्क पड़ेगा? क्या कानून ये तय कर सकता है कि टैक्स का असली बोझ किसकी जेब पर पड़ेगा? और जवाब है बिल्कुल नहीं। ये जानकर हैरानी होती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
चाहे टैक्स खरीदार पर लगाया जाए या बेचने वाले पर। आखिर में जो कीमत खरीदार देता है और जो कीमत बेचने वाले को मिलती है वो बिल्कुल सेम रहती है। मतलब कानून ये तय नहीं करता कि असल में बोझ कौन उठाएगा। तो सवाल ये है कि अगर कानून ये तय नहीं करता तो फिर कौन करता है? वो क्या चीज़ है जो ये फैसला करती है कि टैक्स का बोझ किस पर ज़्यादा पड़ेगा? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में छुपा है, इलास्टिसिटी यानी लोच। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे टैक्स इंसिडेंस कहते हैं। मतलब टैक्स का बोझ आखिर में किस किस पर और कितना कितना पड़ा। और इस पूरी पहेली को सुलझाने की चाबी है इलास्टिसिटी। अब ये इलास्टिसिटी क्या है? ये बस ये मापती है कि खरीदार और बेचने वाले कितने फ्लेक्सिबल हैं। मतलब उनके लिए उस बाजार को छोड़कर जाना कितना आसान या मुश्किल है। और इसका एक सीधा साधा सुनहरा नियम है। टैक्स का बोझ बाजार के उस साइड पर हमेशा ज्यादा पड़ता है जो कम इलास्टिक होता है। सीधी भाषा में कहें तो जिसके पास ऑप्शंस कम होते हैं, जिसके लिए बाजार छोड़कर जाना ज्यादा मुश्किल होता है, बोझ का ज्यादातर हिस्सा उसी को उठाना पड़ता है। इसका एक क्लासिक रियल वर्ल्ड उदाहरण है 1990 का लग्जरी टैक्स। सरकार ने सोचा कि यॉट्स जैसी महंगी चीजों पर टैक्स लगाकर अमीरों से पैसा वसूला जाए। लेकिन हुआ क्या? अमीर खरीदारों के लिए यॉट ना खरीदना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो कहीं और पैसा खर्च कर सकते थे। मतलब उनकी डिमांड इलास्टिक थी। लेकिन जो लोग उन यॉट को बनाते थे वो मजदूर, उनके पास रातों रात कोई दूसरा काम नहीं था। उनकी सप्लाई इन इलास्टिक थी। नतीजा क्या हुआ? टैक्स का सारा बोझ उन कंपनियों और मजदूरों पर आ गया और कई लोगों की नौकरियां चली गईं। तो इन सारी बातों से, इन सभी उदाहरणों से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? एक बात तो साफ है, बाजार एक बहुत पावरफुल फोर्स है और सरकारें जब दखल देती हैं तो भले ही उनके इरादे कितने ही अच्छे क्यों ना हो, उसके कुछ ऐसे नतीजे भी होते हैं जिनके बारे में शायद सोचा भी नहीं गया होता। इस टेबल में आप एक पैटर्न साफ साफ देख सकते हैं, चाहे वो रेंट कंट्रोल हो, मिनिमम वेज हो या लग्जरी टैक्स। पॉलिसी का इरादा कुछ और था और उसका अनपेक्षित नतीजा कुछ और ही निकला। और यही बात किसी भी सरकारी पॉलिसी को समझने के लिए सबसे जरूरी है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो क्या निकल कर आता है? पहली बात, जब प्राइस सीलिंग बाजार भाव से नीचे हो तो वो शॉर्टेज पैदा करती है। दूसरी बात, जब प्राइस फ्लोर बाजार भाव से ऊपर हो तो वो सरप्लस पैदा करता है, जैसे कि बेरोजगारी। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, टैक्स का बोझ कानून पर नहीं बल्कि इलास्टिसिटी पर निर्भर करता है। जो पक्ष कम इलास्टिक है, बोझ का ज्यादा हिस्सा उसी की जेब पर पड़ता है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सवाल ये नहीं है कि सरकार को बाजार में दखल देना चाहिए या नहीं, बल्कि असली सवाल ये है कि इन सभी नतीजों और ट्रेड ऑफ्स को ध्यान में रखते हुए एक समाज कैसे फ्री मार्केट्स की एफिशिएंसी और सामाजिक बराबरी की इच्छा के बीच एक सही संतुलन बना सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।